जी मेरे बहुत से दोस्त हैं, अम्बुल आईआरएस 2019 बैच। उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर तुझे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, so you'll get to read some quotes and everything, so you can and some consolidated notes and everything. So he sent me the link and I joined the group। और मैं जो नोट्स पढ़ती थी, जो मेरे खुद के नोट्स थे, उसी में से कई बार मैं ऐसे ग्रुप खोलती थी और उसमें कुछ कोट्स आते थे, तो मैं वहां से रिवाइज जस्ट टेकिंग अ ग्लांस एट अ कोट, वो आपको उस टाइम पे रिप्रोड्यूस करने के लिए, वही जो रिवीजन आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में जो रह जाता है वो आप रिप्रोड्यूस कर देते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए मुझे बहुत हेल्प किया। और टॉपिकली कुछ टॉपिक्स जो मुझे रिवीजन में अपने नोट से बड़ा बोरिंग सा लगता है कई बार, जैसे आपने बोला कि अलग सोर्स से पढ़ लेते हैं, वही सेम चीज थी आई थिंक लार्जली। तो वो मैंने वहां से पढ़ ली, थोड़ा पिक्टोरियली, थोड़ा अच्छे माइंड मैप्स वगैरह रहते हैं उस रूप पे। तो वो मुझे थोड़ा हेल्प किया था। जिस तरीके से मतलब फीलिंग्स नहीं होता, बुरा तो लगता है, हमें लगता है कि बस अब छोड़ो, नहीं करना है, इतना टाइम जा रहा है, वी कुड हैव डन सो मच। फीलिंग्स मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट लोगों का कई बार नहीं होता है। हाँ, मुझे लगता है ये गलती मैंने 2019 में की है। ऐसा मुझसे हो सकता है तो किसी से भी हो सकता है। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। हेलो, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ मिनी शुक्ला है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 96 सिक्योर की है यूपीएससी सीएससी 2021 में। पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके सिलेक्शन के लिए, मिनी शुक्ला। थैंक यू बाबू। ओके। मिनी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि यूपीएससी की जर्नी में आने से पहले आपने किन चीजों पे ध्यान दिया। मुझे लगता है मैंने 2018 में जब डिसाइड किया था कि मुझे एग्जाम देना है, मेरी बड़ी बहन तभी एग्जाम दे रही थी। तो उन्होंने मुझे कुछ बेसिक सोर्सेज बताए। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स पे आजकल बहुत इजीली, तो वहाँ पे बहुत सिलेक्टिवली मैंने देखा कि किन किन लोगों के सोर्सेज थोड़े कंसोलिडेटेड हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं पढ़ पाऊंगी। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ उतना एकेडमिकली। तो मुझे पता था कंसोलिडेटेड सोर्सेस मुझे मेरी सिस्टर से पता चले, कुछ यूट्यूब सोर्सेस हैं, उनसे मैंने देखा और बस उन्हीं सोर्सेस पे मैं बनी रही। उसके बाद जुलाई में एक एग्जाम हुआ था, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जामिया मिलिया इस्लामिया का, जिसका रिजल्ट नवंबर में आया। और नवंबर 2018 में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंच गई थी। वहां पर मुझे कुछ दोस्त मिले, एक पेयर ग्रुप मिला, जिनसे मुझे सोर्सेस, क्योंकि मैंने जीएस के लिए कोई क्लासेस नहीं ली थी, तो वहां पर मुझे पेयर ग्रुप इतना अच्छा मिला कि जरूरत ही नहीं पड़ी कभी क्लासेस की। वहां पर कुछ क्लासेस होती भी हैं, मैंने वो भी अटेंड की थी, हिस्ट्री की क्लासेस, इकोनॉमी की क्लासेस। बहुत अच्छे टीचर्स वहां पर आकर लेते हैं, तो वो अटेंड की थी मैंने कुछ। तो ये सब चीजें दिमाग में थी। बहुत अच्छा पेयर ग्रुप शुरुआत से ही मुझे मिला, तो मोटिवेशन और एकेडमिकली थोड़ा एक पता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तो जैसा कि आपने पीयर ग्रुप की बात की, तो हमने सुना है कई सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास पीयर ग्रुप नहीं है, और कई लोग बोलते हैं पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तो क्या ऐसा जरूरी है कि पीयर ग्रुप होना बहुत जरूरी है तो ही सिलेक्शन होगा, या उसका एक कहीं ना कहीं लिमिटेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। मैं अपने लिए बात करूंगी, मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा है मेरे पीयर ग्रुप का। एकेडमिकली तो हम साथ में पढ़ते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। मुझे लगता है उससे ज्यादा इमोशनली बहुत टैक्सिंग होती है ये प्रोसेस। तो उसमें मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मेरी बहन ने मुझे बहुत ज्यादा इमोशनली सपोर्ट किया, तो उसका, क्योंकि उन्होंने भी एग्जाम दिया है, तो इस कारण मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली आई थिंक एक प्रोसेस होती है। आप 2 दिन के बाद आपको लगता ही है कि नहीं देना है ये एग्जाम, बस हो गया है, अब नहीं हो पाएगा मुझसे इतना ज्यादा। तो उसमें पुश करने के लिए आई थिंक मेरे साथ पेयर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल था, टू टेल मी टू बिलीव इन मी व्हेन आई कुड नॉट बिलीव इन माई सेल्फ। तो वो एक बहुत जरूरी था। बट आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि हर किसी को वो पेयर ग्रुप अवेलेबल होना मुश्किल है। कई बार लोग घर से प्रिपेयर करते हैं। मुझे मौका मिला कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में गई, पर हर किसी को अगर ये मौका नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उस मोटिवेशन की जरूरत है, आई थिंक हर कोई अपना एक अपने बारे में बोल सकता है कि मुझे अभी जरूरत है बात करने की, या अभी मैं खुद से पढ़ सकता हूँ। कई लोग ग्रुप में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको अकेले पढ़ने की आदत है, तो उन्हें वैसे अच्छा लगता है। तो जो भी आपका तरीका है, बस उस पे रहें। और जहाँ भी आपको पेयर ग्रुप की कमी लगती है, मुझे लगता है टेलीग्राम ग्रुप से, या फिर जो भी जिनको भी आप आसपास आपके कई लोग सिलेक्ट हुए होंगे, आप उनसे बात करिए। कांस्टेंट गाइडेंस डेफिनेटली कोई मना नहीं करेगा। मैं जानती हूँ, मुझे भी कई लोगों ने गाइड किया है। और बस मैं यही कहना चाहूंगी, कहीं भी अगर आपको कमी लगे तो आप डेफिनेटली अप्रोच करिए।
ओके। सो अच्छा मेरी, अगर हम ये जानना चाहें कि जैसे कि रिसोर्सेज बहुत सारे पड़े हैं मार्केट में, स्टडी मटेरियल बहुत सारे हैं, और हमेशा बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उनको ये तो पता है कि स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसके बाद भी जब उसको पढ़ के वो बोर होते हैं या स्केप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ना बहुत मोनोटोनस हो जाता है बार बार उसी चीज को पढ़ना, तो उनकी भी गलती नहीं है, वो एक इमोशनल, अपने आप को इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन आया था तो आपने इसको कैसे डील किया? क्योंकि फिर हम क्या करते हैं ना, हम देखते हैं कुछ नया मिल जाए हमको और स्टडी मटेरियल खरीद लेते हैं, और फिर हमारे मटेरियल कन्फाइन नहीं रहते हैं, फिर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, फिर हम और पैनिक होते हैं। तो आपने कैसे इसको इंश्योर किया? ये तो होता ही है, मुझे लगता है शुरुआत से मेरा फोकस इसी चीज पे था कि मैं इसे किस तरह से कम सोर्सेस में रखूं। बहुत सारी मैगजीन्स, बहुत सारे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स तो बहुत ही ज्यादा आती हैं, और मैंने खुद ये फेस किया। मैं एक मैगजीन पढ़ती थी, मैं दूसरी मैगजीन पढ़ती थी, और ऐसे हो जाता था कई बार बीच बीच में। पर वो मैं कुछ और कारण से करती थी, मैं नाम नहीं लूंगी, बट एक मैगजीन में बहुत ऐसी चौको ब्लॉक इन्फॉर्मेशन होती थी, तो उससे मैं थोड़ा मोनोटोनस, मैं थोड़ा टायर्ड हो गई थी कि मैं पूरा एक पेज 1 घंटे में भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने चेंज किया कि चलो इसमें थोड़ा फैला हुआ है, लेआउट थोड़ा ऐसे काम डाउन है कि चलो जल्दी हो जाता है एक पेज। तो आई थिंक एक माइंडसेट के लिए चेंज करना है, अगर आपको आप स्विच कर सकते हो तो करंट अफेयर्स की मैगजीन में शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक मोर और लेस सब सेम ही चीज करंट अफेयर्स में चलती है और सब बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और इसमें बस जरूरी है कि जितना मिनिमाइज हम कर सकें एक सोर्स, एक चीज के लिए एक ही सोर्स रखें। टॉपिक वाइज अगर आपको लगता है कि इस सोर्स में ये टॉपिक कवर नहीं हो रहा है तो वो टॉपिक के लिए आप कुछ और देख लें, पर 4 सोर्सेस एक एक बार करने से अच्छा है कि आप एक सोर्स 4 बार करें, तो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि ये तो मैंने पढ़ा है, इससे कुछ आएगा तो मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा। आपने 4 चीजें पढ़ी, उन सब में से आयाम अगर आपको याद नहीं आ पाया उस टाइम पे क्योंकि आपने रिवाइज नहीं ठीक से किया है, तो वो प्रॉब्लम होगी। ओके। सो जैसे कि यूपीएससी मेंस में ऐसे और एथिक्स को लो हैंगिंग फ्रूट्स कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको लेके बहुत लोग ना सीरियस नहीं होते हैं सब्जेक्ट्स को लेके, उनका एटीट्यूड थोड़ा ऐसा होता है कि इसको बाद में कर लेंगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे आप और स्कोर बेटर कर सकते हो अगर इस पर पहले से काम करो, और रैंक भी आपकी और इम्प्रूव हो सकती है। तो इसको लेके आपने कैसे अप्रोच रखा, और क्या कुछ गलतियां थी तो उन गलतियों पे कैसे काम किया आप? डेफिनेटली मैंने गलती की थी 2019 में। आई थिंक टाइम नहीं था, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो एथिक्स मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था एग्जाम के पहले, थोड़ी कुछ रैंडम वीडियोस देखे थे, कुछ टेस्ट दिए थे, और मुझे लगा था बस अब तो हो जाएगा, एथिक्स में क्या ही आता होगा। मैं जितना बोलूं कि मतलब एथिक्स और ऐसे करने की जरूरत है उतना कम है। एथिक्स हमें कई बार लगता है कि नहीं ये तो हम एथिकल लोग हैं और अच्छी चीजें लिख देंगे और वो हो जाएगा, पर कई बार बहुत टेक्निकल डेफिनेशंस होती हैं जो हमें पढ़ के हम खुद अपनी एथिकल नॉलेज बेटर कर सकते हैं और एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जरूरी है एथिक्स कहीं एक अच्छे तरीके से पढ़ना। ऐसे के लिए भी मुझे लगता है जरूरी है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कई बार। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स तो ऐसे में नहीं आए हैं, पर फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आपको कोई अच्छे एसेस मिल जाते हैं आप खुद लिखिए, और देखिए कि आपको कोई आपके पेयर ग्रुप में लोग हैं जो अच्छे एसेस लिखते हैं, आपको ऑनलाइन कहीं अच्छे एसेस मिल रहे हैं, तो वो हम कोशिश कर सकते हैं। मेरे दोस्त बहुत अच्छे एसेस, उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आमिर खान और श्रुति शर्मा के, तो उनके मैं एसेस पढ़ती थी और मुझे लगता है उसने मुझे काफी हेल्प किया। ओके। सो जैसे कि अगर हम बात करें इस चीज की कि आपने ऐसे ही बताया, एथिक्स का बताया, तो ऑप्शनल पे अगर आए तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 500 मार्क्स का है वो, उसमें 2 पेपर होते हैं, और आई थिंक पीएसआईआर है आपका, जिसमें कि इंटरनेशनल रिलेशन एक करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, उसमें आपको अपडेट रहना पड़ता है रेगुलरली अपने आप को। तो आप कैसे अपने नोट्स को अपडेट रखते थे, और पूरे पीएसआईआर के लिए क्या अप्रोच रखती थी आपने? पीएसआईआर के लिए 2019 में मैंने पेपर 2 बिल्कुल नहीं पढ़ पाया था, तो मेरे सिर्फ 100 मार्क्स आए थे पेपर 2 में। मैंने प्रीलिम्स के बाद ही सिलेबस देखा था, करंट अफेयर्स का कुछ इधर उधर कुछ भी तैयार नहीं था। लगा नहीं था कि मेंस लिखूंगी, पर किस्मत से निकल गया था प्रीलिम्स और मेंस लिखने का मौका मिला, तो उसमें तैयारी नहीं थी। इस बार मैंने ये बदला कि मैंने पेपर 2 में करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। पिछली बार मुझे लगता है मैंने बहुत जीएस तरह के आंसर्स लिखे थे ऑप्शन में, उस वो करने से बचे। और जितना अ, जितना ज्यादा करंट हैपनिंग्स को आप पीपल इन पावर के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन सब के तरीके से अगर हम देखें करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑप्शनल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने बोला 500 मार्क्स का पेपर होता है, इससे ज्यादा और बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है इससे रैंक वगैरह में, तो डेफिनेटली जितना फोकस करने का है।
ओके, सो जैसे कि आपने बताया था मुझे कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था ओनली ऐसा, तो वो किस तरीके से हेल्पफुल रहा आपके लिए PSIR के लिए? जी, मेरे बहुत से दोस्त हैं, अम्बुल IRS 2019 बैच। उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर तुझे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, so you'll get to read some quotes and everything, so you can, and some consolidated notes and everything. So he sent me the link and I joined the group। और मैं जो नोट्स पढ़ती थी, जो मेरे खुद के नोट्स थे, उसी में से कई बार मैं ऐसे ग्रुप खोलती थी और उसमें कुछ कोट्स आते थे, तो मैं वहां से रिवाइज, जस्ट टेकिंग अ ग्लांस एट अ कोट, वो आपको उस टाइम पे रिप्रोड्यूस करने के लिए, वही जो रिवीजन आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में जो रह जाता है, वो आप रिप्रोड्यूस कर देते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए मुझे बहुत हेल्प किया। और टॉपिकली कुछ टॉपिक्स जो मुझे रिवीजन में अपने नोट से बड़ा बोरिंग सा लगता है कई बार, जैसे आपने बोला कि अलग सोर्स से पढ़ लेते हैं, वही सेम चीज थी आई थिंक लार्जली। तो वो मैंने वहां से पढ़ ली, थोड़ा पिक्टोरियली, थोड़ा अच्छे माइंड मैप्स वगैरह रहते हैं उस रूप पे, तो वो मुझे थोड़ा हेल्प किया था। ओके, जैसा कि आपने बताया था मुझे कि आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आपका प्री निकला, आपने मेंस दिया, मेंस नहीं हुआ, और आपको जेन्युइनली मतलब ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन मिली होगी कि मैं प्रिपरेशन की, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आया, भले ही मेंस नहीं हुआ। बट जब आप सेकंड अटेम्प्ट दिए और आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तो शायद आपको थोड़ा बुरा लगा हो, निराशा हाथ लगी हो। और ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ होता है कि वो दो अटेम्प्ट प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, पर तीसरे चौथे में नहीं निकाल पाए और वो उनके लिए सेटबैक हो जाता है। तो आपने उस चीज को कैसे डील किया? ये तो होता ही है, मुझे लगता है। जिस तरीके से मतलब फीलिंग्स नहीं होता, बुरा तो लगता है, हमें लगता है कि बस अब छोड़ो, नहीं करना है, इतना टाइम जा रहा है, वी कुड हैव डन सो मच इन दिस टाइम, जो हमने नहीं किया, वी मिस्ड आउट ऑन सो मेनी थिंग्स, मेनी पीपल मिस आउट ऑन देयर करियर्स। बट आई थिंक इफ यू आर डिटर्मिन्ड, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड, एवरी फील्ड इज वेरी गुड, बट आई थिंक इफ यू डिसाइडेड टू गो इनटू दिस फील्ड, थोड़ा आपको विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। और मेरे पास वो पेयर ग्रुप था जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, हु बिलीव्ड इन मी जब हम होपलेस हो जाते हैं, तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। और बस यही है, बहुत फीलिंग्स मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट लोगों का कई बार नहीं होता है। तो किसी भी तरीके से, मीन्स में भी, इंटरव्यू में भी, आप प्लीज खुद को जज मत करिए कि मेरा ये नहीं हुआ तो आई एम अ फेलियर, और इन एनी वे यू, आई थिंक एवरीवन इज वेरी गुड। और बस इस एक बेसिस पे डिसाइड कर लेना कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा वगैरह, ये हम करते हैं मुझे लगता है कॉन्स्टेंटली। हमें एक सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, तो हमें लगता है कि बस हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। बट उससे कॉन्स्टेंटली, आई थिंक दिस अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस इन लाइफ इन जनरल, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस फीलिंग ऑफ helplessness, and we have to motivate ourselves and people around us to keep going in whichever field they're in. So that is very important. मैंने जैसे कि आपने स्टडी मटेरियल को लेके बता दिया था कि आप कैसे उसको कंफाइन की, बट मैंने ये देखा है कि ये भी होता है कि एस्पायरेंट्स सिलेबस को बिना देखे स्टैंडर्ड बुक पे स्विच कर जाते हैं, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं डिजास्टर्स स्टेप हो सकता है कि आपको पता ही नहीं सिलेबस क्या है और आप बस पूरी बुक को पढ़े जा रहे हो, और जो भी आपको पता लगा, जो भी बुक पता चली, आप उसको पढ़ते जा रहे हो। तो सिलेबस का क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, और कैसे वो इम्पोर्टेंट रखता है कि जब भी हम कुछ पढ़ें उसके पहले में सिलेबस मगअप होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है ये गलती मैंने 2019 में की है। एथिक्स का तो स्पेशली मैंने ना सिलेबस देखा था, ना कोई नोट्स देखे थे। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सोर्स नहीं पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, हमें वो देखना है कि हमसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, जो बहुत ही क्लियरली सिलेबस में स्टेटेड है। तो उससे मैच करना है, जो चीजें हमारे हैं और स्टैटिक बुक्स में, वहां से कवर करनी है, जो नहीं है वो टॉपिक्स हमें कहीं और से कवर करना है, कवर तो करना है क्योंकि वो आएगा एग्जाम में। और अब ये नहीं बोल सकते आउट ऑफ सिलेबस है कुछ भी, क्योंकि इट इज देयर इन द सिलेबस। तो वो तो हमें देखना ही है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि इतनी स्टेनिस प्रोसेस होती है, हमें लगता है जल्दी जल्दी सब कर लें सिलेबस देखने का, हमें लगता है टाइम ही नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। तो वो बहुत जरूरी है कि हम सिलेबस देखें, और आप जो भी पेयर ग्रुप है, हम एक दूसरे को याद दिलाएं, ये टॉपिक हमने नहीं किया है, ये हमें करना है। तो ये एक कांस्टेंट, जितना आप सिलेबस हो सकता है आप चिपका के रखें कहीं पर, या फिर एप्स कई सारे होते हैं जहाँ पर आपको तुरंत आप सिलेबस देख सकते हैं, एंड यू कैन टिक मार्क द टॉपिक्स दैट यू हैव डन, और जो आपको करने की जरूरत है। ओके। ओके, मेरी एक इशू मैंने और देखा है, अभी इधर बीच हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल आ रही है। हालांकि 5-6 दिन बचे हैं अपने प्रीलिम्स होने को, और हमारी ही मतलब ओनली आईएएस के ही फाउंडेशन कोर्स के बच्चे हैं जिन्होंने मॉक में बहुत अच्छा स्कोर किया है और उनमें पोटेंशियल भी है कि उनका निकल सकता है। बट देन ऑल्सो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ज्यादा मतलब अजीब हैं, कि वो कह रहे हैं कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पैनिक हो रहा हूँ, मेरा या ये कुछ छुटा है तो मैं किस बुक से कवर कर लूँ। और मेरे ख्याल से इस टाइम पे नया कुछ पढ़ना नहीं सही होगा, 5-6 दिन जब बचे हैं और आप अच्छा स्कोर भी कर रहे हो।
तो क्या ये सिचुएशन आपके साथ भी होती थी कि आप स्कोर ठीक कर रहे हो उसके बाद भी आप पैनिक होते थे? हाँ, मैं जनरली मैं बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ, और सेल्फ डाउट मैंने कई लोगों में देखा है, मुझमें तो बहुत ही ज्यादा है। सेल्फ डाउट हम सब फेस करते हैं, बट वही है कि यू हैव डन सो वेल सो फार, तो देर इज नो रीजन टू डाउट। मतलब वो हमें लगता ही है कि ये याद नहीं आएगा, वो याद नहीं आएगा, बट वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स। वो मुझे लगता है हर किसी के साथ होता होगा, सभी के साथ। हम कुछ भी करें, हमें लगता है कि हमने कुछ ना कुछ तो कमी छोड़ी होगी। तो हमें ये देखना है कि हमने क्या किया है, कमी को परे रख के थोड़ा हमें देखना है कि हमने कितना किया है, क्योंकि मेहनत तो डेफिनेटली की है। यहाँ तक आप इतना टाइम आपने दिया है, तो मेहनत तो आपने की है। अब यहाँ पे डर के उस मेहनत को वेस्ट नहीं होने देना है। तो उस टाइम पे खुश रहना, एक अच्छे मेंटल स्टेट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी अगर आप वहां जाकर डर जाएंगे तो। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है। और मतलब ये तो बिल्कुल ये डिजास्टर है अगर आप वहां पर जाकर आप डर जाते हैं, और आपने इतनी पढ़ाई की है एंड यू आर केपेबल ऑफ सो मच। और आपको ये बताना खुद को, हम अगर ये बताएं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा अगर मुझे लगता है मुझसे हो सकता है तो किसी से भी हो सकता है। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। तो मुझे लगता है many many people are so much better than they don't have to doubt themselves really. ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि 2023 जो अटेम्प्ट देंगे उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, जैसे कि हर किसी के यूपीएससी की जर्नी में कुछ ना कुछ वो एक मेथड रख लेता है। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैं एक मेथड रखता था कि मैं किसी चीज को प्लान करूं, शेड्यूल करूं, इस हफ्ते में ये पढ़ूंगा, एंड देन मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद रिव्यू करूंगा टेस्ट देकर कि मेरा कहाँ कहाँ वीकनेस है। तो आपका कोई ऐसा मंत्रा या कोई मेथड रहा है यूपीएससी की जर्नी में जो कि आप 2023 में जो अटेम्प्ट दे रहे हैं वो उसको अडॉप्ट कर सकें, या मतलब उनके लिए सही लगे तो वो उसको अप्लाई कर सकें अपने प्रिपरेशन में? हाँ, ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है। एक मेथड मेरा ये था कि सिलेबस देखना, और ये इन चीजों से, इन सोर्सेस से मुझे ये पढ़ना है। हमने खुद के कुछ नोट्स तैयार किए थे, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने साथ में मिलकर। वो एक आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि 4 दिन में एग्जाम है, मुझे इतनी ही चीजें रिवाइज करनी है, मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने ये पढ़ा हुआ है और इतना ही मुझे रिवाइज करना है इतने दिन में। उसके अलावा ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है हम बहुत प्रेशर लेते हैं कि शिट मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया, शिट मैंने पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, और हम कोशिश करते रहते हैं, हमारे सामने किताब खुली होती है, दिमाग में हमारे कुछ जाता नहीं है, और हम बोलते रहते हैं अरे इतनी पढ़ाई की कुछ नहीं हुआ, फिर हमें लगता है कि पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो आई थिंक वी नीड टू शेड अ लॉट ऑफ गिल्ट अराउंड टेकिंग ब्रेक्स, क्योंकि उतनी ही हमारी मतलब ब्रेन सैचुरेट होना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है मतलब। तो ये मैं मुझे लगता है करती थी कि मैंने अगर पढ़ लिया है तो मैं खुद को बताती थी ठीक है, स्टडीड वेल, आई नीड अ ब्रेक एंड आई कैन टेक दिस ब्रेक, आई कैन अफोर्ड दिस ब्रेक। इतना टॉपिक्स मुझे करने हैं, तो उस तरीके से आप शेड्यूल करिए, डोंट मिस आउट ऑन ब्रेक्स भी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर हम विदाउट एनी ब्रेक्स अगर हम करेंगे तो सैचुरेशन लेवल तो हम उतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है, मुझे पर्सनली मुझसे नहीं होता था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रेगुलर ब्रेक्स, मे बी स्मॉल ब्रेक्स। अगर आपको, कई लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, तो टेक स्मॉल ब्रेक्स, बट डू टेक ब्रेक्स। ओके, सो मिनी थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। आई होप कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी सेशन से, और हम होप करते हैं कि आप दोबारा हमारे साथ कोई ऐसा सेशन करें सो दैट कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, जेन्युइन हेल्प मिले। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू।